हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर क्या ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिला फ्राइडे के दिन का। देखिए, फ्राइडे को 17.25 के ऊपर ओपन होता है, जो कि अगर आप इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस 16.55 से कंपेयर करेंगे तो लगभग ये आप देख सकते हैं 70 पैसे ऊपर ओपन होता है। और 17.25 की ओपन प्राइस के बाद 17.35 का हाई बनाता है, जो कि उसका अपर प्राइस बैंड लगा था। लोअर प्राइस बैंड 15.75 का लगा था, जबकि लो सिर्फ 17 रुपये का बना पाता है, हाई बनाता है 17.35 का और उसी के ऊपर क्लोज भी हो जाता है। लगभग 4.83% का अपर सर्किट लग जाता है। 10,21,880 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 59.42% की डिलीवरी उठा ली गई। 544.48 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5,75,450 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 59.17% की डिलीवरी यहाँ पे भी उठाई गई और 17.25 का ओपन प्राइस है यहाँ पे और 17.00 का लो और 17.40 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 4.82% के अपर सर्किट के ऊपर बंद होता है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 10.85 का और 52 वीक हाई है 42.85 का। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, एनसीएलटी ने कपिल वाधवन के प्रपोज़ल को क्यों फेवर किया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। कुछ बातें हैं जिनमें लॉजिक छुपा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर बोरोवर हैं या फिर आप डिपॉजिटर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, आप सब लोगों के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कपिल वाधवन की जो सेकंड प्रपोजल है उसमें ऐसी कौन सी मेरिट दिखी एनसीएलटी को कि उसने इस पूरे प्लान को बदल दिया। 180 डिग्री, पूरा 360 डिग्री बदल दिया, पूरे खेल को पलट दिया। कहाँ से कहाँ मामला कहाँ जा रहा था और कहाँ से कहाँ जाने के लिए बोल दिया गया। तो यहाँ पे आप हेडिंग देखिए, कपिल वाधवन सेकेंड प्रपोजल मस्ट बी टेस्टेड ऑन मेरिट, पुट टू वोट एनसीएलटी। देखिए, सीधी सी बात ये है कि ये कपिल वाधवन है, आपको पता है। मुंबई बेंच एनसीएलटी ने साफ साफ अपने ऑर्डर में कहा है डीएचएफएल मैटर के ऊपर कि जो कपिल वाधवन जो कि सेकेंड प्रपोजल के साथ पिटीशन फाइल किया था, इन्होंने भी पिटीशन फाइल किया था एनसीएलटी में सेकेंड प्रपोजल को लेकर के, ठीक है। लेकिन बैंक्स जो हैं सुनने को तैयार नहीं थे, तो फिर फाइनली एनसीएलटी ने उसको अपने हाथों से अपने एंगल से देखा और उसको अनाउंस किया कि कपिल वाधवन के सेकंड प्रपोजल में कुछ ऐसी मेरिट्स हैं जिनके ऊपर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को एक बार एग्जामिन करना चाहिए, एक बार टेस्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, रिटन ऑर्डर में एनसीएलटी ने साफ साफ लिखा है the adjudicating authority is of the considered view that the second proposal deserves to be examined on merits and put for deciding voting of members of committee of creditors, and if the same is commercially found not favorable with the committee of creditor members then the proposal can be rejected। यहाँ पे साफ साफ लिखा एनसीएलटी ने कि अगर इनके सेकंड प्रपोजल में मेरिट नहीं दिखती है, कॉमर्शियली अगर वायबल नहीं दिखता है, फेवरेबल नहीं दिखता है, तो फिर इसके बाद आप सब रिजेक्ट कर देना। ये साफ साफ कहा है एनसीएलटी ने, राइट। तो एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि इस तरीके का ऑफ़र अगर दिया जा रहा है बैंक्स को, तो इससे एक नहीं कई फ़ायदे हैं, एक तीर के कई निशाने। आपने सुना होगा एक कहावत, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ फिट होती है।
अगर एनसीएलटी के इस कही हुई बात को बैंक्स और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे डीएचएफएल का तो फ़ायदा होगा ही होगा। पहली बात तो देश की एक बनी बनाई कंपनी डूबेगी नहीं, पहली बात। और कंपनी से जुड़े हुए बहुत लोग होते हैं, जैसे उसमें जितने जॉब करने वाले हैं, जितने उसमें इन्वेस्टर्स हैं, जितने उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जितने उस कंपनी में डिपॉजिटर्स हैं, जितने उस कंपनी से बोरोवर्स जुड़े हुए हैं, इन सभी की लाइफ जो है खतरे में पड़ने से बच जाएगी। बात समझ रहे हैं? एक बात के कई फ़ायदे हैं यहाँ पे। तो एनसीएलटी का जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं सभी को एक ही फॉर्मूले के अंदर बाइंड करने के लिए आता है सामने उभर करके। और देखना यहाँ पे होगा कि बैंक्स या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या एनसीएलटी के दिए हुए 10 दिन के टाइम के भीतर भीतर क्या कोई रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते हैं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीएलटी को अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आप किसको सुनोगे भाई। सीधी सी बात है, एनसीएलटी के इस जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए 10 दिन के भीतर भीतर आपको टेस्टिंग करके बताना है कि क्या ये सेकंड प्रपोजल फेवरेबल आता है कॉमर्शियली कि नहीं आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, कपिल वाधवन के सेकेंड प्रपोजल ने 91,158 करोड़ का अमाउंट सीधा सीधा ऑफर किया है। जबकि अगर हम बात करें बिडर्स की, तो सबसे हाईएस्ट बिडर जो है वो 54,512 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन बैंक्स ने इसको भी नहीं इस ऑफ़र को भी नहीं एक्सेप्ट किया। बैंक्स ने क्या एक्सेप्ट किया था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने क्या एक्सेप्ट किया था, पिरामल ग्रुप के बिड को, जो कि 37,250 करोड़ रुपए मात्र देने के लिए तैयार है। डिफरेंस इतना ही है, पिरामल ग्रुप थोड़ा सा कैश ज़्यादा दे रहा है फ्रंट रूप में, इन फ्रंट में। ठीक है, तो यही चीज़ है जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगता है कि पिरामल ग्रुप सही है, जिसके चलते आरबीआई, सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी से एक तरीके से अप्रूवल निकलवा लिया था। अब एनसीएलटी के फाइनल स्टेप बचा था, लेकिन एनसीएलटी ने पूरा पासा ही बदल दिया। ठीक है, तो कहाँ 91,158 करोड़ रुपए और कहाँ 37,250 करोड़ रुपए। आप देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो 150% तक की हमें हायर वैल्यूएशन सेकंड प्रपोजल से मिल रही है। तो यहाँ पे बैंक्स को कंसीडर करना कंपलसरी बन जाता है। और लेकिन बैंक्स इस बात से डरे हुए हैं कि सेकंड प्रपोजल कहीं ना कहीं फॉल्टी ना निकले, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से दिक्कत क्रिएट करे। ठीक है, इसी के ऊपर जो है टेस्टिंग और एग्जामिनेशन करना है, जिसके लिए एनसीएलटी ने कहा है। देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द ट्रिब्यूनल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट विद दिस सेटलमेंट प्रपोजल थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, फिक्स्ड डिपॉजिटर होल्डर्स वुड बी पेड, fully paid. Thereby, thousands of small investors would get 100% of their principal sum outstanding. मतलब साफ है कि जो डिपॉजिटर्स हैं, पिरामिड ग्रुप उनको पूरा पूरा थोड़े देने वाला था। आपको मैंने बताया था ना कि कितना किसको मिलने वाला, 2 लाख रुपए से ज़्यादा जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको 2 ही लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट थे डीएचएफएल में, तो पिरामिड ग्रुप आपको 2 लाख रुपए ही देने वाला था, पूरा नहीं देने वाला था। हाँ, लेकिन जो 2 लाख रुपए से कम रुपए वाले इन्वेस्टर्स थे डीएचएफएल में, उनको पूरा पूरा अमाउंट मिलने वाला था। पिरामिड ग्रुप इस तरीके की प्लानिंग के साथ आया था, जिसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने खोला खोला एक्सेप्ट किया था। तो अब ऐसे लोग जो 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो पा सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको इस बात का डर था कि कंपनी कहीं ना कहीं डिलिस्ट ना हो जाए, है ना, इसको हटा न दिया जाए स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि पिरामिड ग्रुप ने कहीं भी अपने प्रोस्पेक्टस में साफ साफ मेंशन नहीं किया था कि वो डीएचएफएल कंपनी को मर्ज करेगा अपनी कंपनी के अंदर। तो क्या शेयर होल्डर्स को कैरी ऑन करेगा या ज़ीरो कर देगा पूरी इक्विटी वैल्यू को। मोस्ट प्रोबेबली वो ज़ीरो कर सकता था इक्विटी वैल्यू को, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी खबरें जो हैं अलग अलग एक्सप्रेस में, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, अलग अलग अखबारों में
बताई गई थी, जो कि मैंने आपको बार बार बताया भी था, लेकिन मैंने आपको भरोसा दिया था कि एनसीएलटी के ऊपर अभी भरोसा रखो, एनसीएलटी से फाइनल डिसीजन जो है आना है इसी के ऊपर, तो शायद वहाँ तक जाते जाते गेम को चेंज किया जा सकता है, और फाइनली हुआ भी वही, राइट। तो ये न्यूज़ थी गाइज, आई होप कि आप ये एनालिसिस समझ पाए होंगे और मैं समझा पाया आपको। So this is all in this video. I hope you like this information. If you like this content, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there's a link in description box of this video, right? You can click on that link to open your account in Upstock. Okay guys, see you next time. Take care.